एमएससी स्टूडेंट्स, आज यूनिट थर्ड का बी पार्ट करेंगे। ए पार्ट कर लिया था, यूनिट थर्ड का ए पार्ट था ओडी और सीआरडी, ठीक है ना, सॉरी सीडी और ओआरडी, तो वो कंप्लीट हो गया है। अब बी पार्ट है मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसका प्रिंसिपल देखेंगे सबसे पहले। तो प्रिंसिपल, एप्लीकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन यही आते हैं सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इसमें देखो फर्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे कि ये वर्क किस पर बेस्ड करता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, कोई न्यूक्लियर गामा रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कोई ये गलत है, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम क्या है, गामा रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इस मेथड में न्यूक्लियस गामा रेज को एब्जॉर्व करते हैं तथा ट्रांजिशन शो करते हैं। यानी कि जो मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो गामा रेज पर बेस्ड होती है, गामा रेज के इमिशन पर, ठीक है ना। इमिशन यानी निकलना, तो गामा रेज निकलते हैं, वो सैंपल उसको एब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो उस पर, उस सैंपल पर जो एब्जॉर्प्शन होता है उस पर, उसका हम एनालिसिस करते हैं इसमें, ठीक है ना, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी बताया कि सैंपल क्या करता है, उस गामा रेज को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिर वो एब्जॉर्ब की गई रेडिएशन का हम एनालिसिस करते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर बेस्ड हो गई, ठीक है। फिर ये लिखा है, ये कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम बी कुहन ने दिया था, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है। फोर्थ है कि ये मेथड मटेरियल की केमिकल स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक एंड टाइम डिपेंड प्रॉपर्टीज के बारे में आइडियाज देती है। यानी केमिकल स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी क्या है क्या नहीं है सैंपल की, तो उसके बारे में ये कौन देता है, ये मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी आइडिया देता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल इस बात पर बेस्ड होता है कि गामा रेज का इमिशन कैसे होता है। अब देखो अपन ने ये पढ़ा कि भाई मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी गामा रेज के, गामा रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और गामा रेज है ना वो ये सैंपल एब्जॉर्ब करता है, और उस एब्जॉर्प्शन वाली जो एब्जॉर्ब की गई रेडिएशन है उसका एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है ना। अब मेन टॉपिक ये है कि गामा रेज इमिशन कैसे होता है, गामा रेज निकलती कैसे है, गामा रेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसके लिए क्या लिखा है कि इसके लिए जब एक एलिमेंट को रेडियो एक्टिव डीके करवाया जाता है तो उसमें सेम आइसोटेप का दूसरा टाइप का एलिमेंट प्राप्त होता है। ये एलिमेंट ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में होता है, कुछ टाइम के बाद में ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, तब ये गामा रेज का क्या करता है, इमिशन करता है, और तब सैंपल का जो न्यूक्लियस है वो इस गामा रेज को एब्जॉर्व कर लेता है। अतः मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी गामा रेज के इमिशन तथा अनदर न्यूक्लियस के द्वारा गामा रेज के एब्जॉर्प्शन की स्टडी करता है। इसको एग्जाम्पल से समझो, इसको डायग्राम से समझो। जैसे ये कोई कोबाल्ट का एलिमेंट है, इसको जब रेडियो एक्टिव डीके करवाया, यानी कि इसको विघटन करवाया, ठीक है ना, विघटन करवाया, तो इसको क्या होगा, ये सेम आइसोटोप का दूसरा एलिमेंट एफ ही बन जाता है, ठीक है ना। सेम आइसोटोप रहता है, जैसे कि इसका 27 है 57 है, तो इसका भी क्या होगा 27 और 57, ठीक है ना। तो सेम आइसोटोप का और दूसरा वाला एलिमेंट बन जाता है, तो ये एफ स्टार बन जाता है। और ये जो बनने वाला जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी किस में होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है। अब ये एक्साइटेड स्टेट में है तो यानी कि ये वापस ग्राउंड स्टेट में भी जाएगा। तो क्या होगा, देखो ये दो टाइप से ग्राउंड स्टेट में जाता है, या तो डायरेक्ट चला जाता है बिना किसी रेडिएशन का इमिशन के, ठीक है ना, वो केस होता है सिर्फ 15%, और 85% केस में कैसे होता है कि ये दो बार क्या करता है, रेडिएशन का इमिशन करता है, ठीक है ना, अपनी एनर्जी को लूज करता है 2 बार। तो एक बार तो देखो 12.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है, और दूसरी बार में होती है 14% की, ठीक है ना। तो जो ये 14% की जब एनर्जी रिलीज होती है उसके साथ में क्या निकलती है, गामा रेज निकलती है अपनी, ठीक है ना। इस गामा रेज को कहाँ कर देते हैं, सैंपल पे डाल देते हैं, और सैंपल क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब करके फिर सैंपल के जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। ये I बराबर हाफ है, ये तो ग्राउंड स्टेट को शो कर रहा है, I बराबर 3/2 है, ये एक्साइटेड स्टेट को शो कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो नीचे लिखा हुआ, इसी की एक्सप्लेनेशन है, जो अभी मैंने बताया उस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है। किसी एलिमेंट, ये CO का रेडियो एक्टिव डीके करवाने से किसी अन्य एलिमेंट F स्टार का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि
प्रारंभ में ही क्या है, एक्साइटेड स्टेट में पाया जाता है, जिसका क्वांटम नंबर 5/2 होता है। ये एनर्जी लेवल का ही नाम है, ठीक है ना, एनर्जी लेवल का ही नंबर है, क्वांटम नंबर 5/2 होता है। ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, जिसके लिए 2 केस बनते हैं। 15% केस में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन सीधा ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है, जिसकी एनर्जी लेवल 1/2 होती है, ठीक है। इस ट्रांजिशन में 137 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इमिट होती है। फिर 85% केस में क्या होता है, एक्साइटेड न्यूक्लियाई 2 ट्रांजिशन शो करते हैं, जिसमें पहले ट्रांजिशन में तो 12.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इमिट करते हैं, तो दूसरे ट्रांजिशन में क्या होता है, 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इमिट करते हैं। इसी ट्रांजिशन यानी 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो ट्रांजिशन है, उसमें गामा रेज का इमिशन होता है, ठीक है। फिर लिखा है दिस गामा रेज शोज मोस्ट बार स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि ये गामा रेज कौन दर्शाता है, मोस्ट बार स्पेक्ट्रोस्कोपी में दर्शाई जाती है, ठीक है। फिर ये गामा रेज अनदर न्यूक्लियाई द्वारा एब्जॉर्व कर ली जाती है, यानी कोई दूसरा सैंपल एब्जॉर्व कर लेता है। इस एब्जॉर्प्शन के बाद न्यूक्लियाई का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। फिर इसके स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स हैं कुछ, यानी स्पेक्ट्रम जो अपने को मिलता है, जो सैंपल गामा रेज का इमिशन करता है, फिर उसका भी तो एनालिसिस करते हैं अपन, सैंपल का भी, तो उसमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है, उस एनालिसिस से जो स्पेक्ट्रम मिलता है, उसके पैरामीटर्स हैं कुछ। तो देखो, न्यूक्लियाई का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के कारण न्यूक्लियर एनर्जी लेवल में माइनर चेंज आते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि जब वो न्यूक्लियस गामा रेज का इमिशन करता है, जो एब्जॉर्प्शन करता है, तो उसका भी तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो ग्राउंड स्टेट में उसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए एनवायरनमेंट अलग होता है, और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के लिए एनवायरनमेंट अलग होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इफेक्ट करता है, एनर्जी को इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप के इंटरेक्शन शो करते हैं, आइसोमर शिफ्ट, क्वाड्रोपोल इंटरेक्शन और मैग्नेटिक इंटरेक्शन। आइसोमर शिफ्ट क्या बोलता है, आइसोमर शिफ्ट इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। पहली बात, ये शिफ्ट न्यूक्लियस की ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में डिफरेंट साइज के कारण उत्पन्न होती है। यानी आइसोमर शिफ्ट कब उत्पन्न होता है, जब ग्राउंड स्टेट का और एक्साइटेड स्टेट का दोनों का साइज क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। फिर है ये शिफ्ट न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी तथा उसके चारों ओर उपस्थित sp-df इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड के बीच इंटरेक्शन के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि ये न्यूक्लियर पर जो चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है, उसके बीच में और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एस ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में, एफ ऑर्बिटल में, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होता है इसमें, ठीक है ना। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर और न्यूक्लियस के चार्ज के ऊपर क्या होता है, ये इंटरेक्शन होता है आइसोमर शिफ्ट में। फिर उसके जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसके कारण ये उत्पन्न होता है आइसोमर शिफ्ट, ठीक है। फिर क्या बोला है, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आइसोमर शिफ्ट पर ग्रेटर इफेक्ट डालती है। यानी कि एस ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ना, उसके कारण क्या होंगे, उसकी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी उस एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो होता है वो मैक्सिमम होता है, जिसके कारण क्या होती है, आइसोमर शिफ्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। जबकि जो पी डी एफ में जो इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है। पी डी एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शील्ड करके आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू को इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, पीडीएफ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो जीरो होती है, तो वो इतना आइसोमर शिफ्ट पर इतना इफेक्ट नहीं डालती हैं पीडीएफ वाले इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो कभी कभी क्या होता है, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, वो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है ना रिपल्शन फोर्स, शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव वाला, तो वो अगर करके फिर आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू को इफेक्ट कर सकते हैं, जिससे आइसोमर कर्व पर स्मॉल इफेक्ट पड़ सकता है, यानी छोटा सा इफेक्ट पर डाल सकते हैं ये लोग, ज़्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है। अब ये ग्राफ बनाई हुई है कि ये तो दोनों क्या है, ग्राउंड स्टेट, और ये वाले क्या है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ठीक है। तो अब ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेवल्स है, ये हाफ और 3/2, ये -12 और -3/2। आर ई क्या है, एक्साइटेड स्टेट की रेडियस, आर जी क्या है, ये वाला आर जी क्या है, ग्राउंड स्टेट की रेडियस, और आर ई क्या है, एक्साइटेड स्टेट की रेडियस।
ई क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ई एस क्या है, एनर्जी ऑफ स्प्लिटिंग, ठीक है ना, स्प्लिटिंग में कितनी एनर्जी, तो ई डेल क्या है, आइसोमर शिफ्ट, आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, ई ए माइनस ई एस, यानी एक्टिवेशन एनर्जी माइनस में स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। और एक और फॉर्मूला क्या दे रखा है, आइसोमर शिफ्ट बराबर आर ई माइनस आर जी, यानी कि ये एक्साइटेड स्टेट की रेडियस और ग्राउंड स्टेट की रेडियस के क्या होंगे, डिफरेंस के बराबर होती है। फिर ये फॉर्मूला दे रखा है डेल एस बराबर के क्या है, के और सी यहाँ तो क्या है, कांस्टेंट है, साई एस क्या है, एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। और आर, ये डेल आर क्या है, इनका अंतर हो गया आर ई और आर जी के, ठीक है। आर क्या है, एवरेज रेडियस यानी टोटल रेडियस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि ये वाला जो है ये क्या होता है कि भाई जो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये डेल की वैल्यू को क्या कर देती है, कम कर सकती है, ठीक है। यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपस में, आइसोमर शिफ्ट जो होगा वो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि ये एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के घनत्व के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें क्या लिखा है, मोर एस कैरेक्टर अगर होगा तो क्या होगी, लेस आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू होगी, मोर पीडीएफ कैरेक्टर होगा तो मोर डेल्टा यानी आइसोमर शिफ्ट ज्यादा होगा। फिर सेकंड है क्वाड्रिपोल इंटरेक्शन, ये क्या होता है, ये स्प्लिटिंग न्यूक्लियस तथा उसके चारों ओर प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, देखो जो आइसोमर शिफ्ट था वो किसके बीच में हो रहा था, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के इंटरेक्शन के कारण हो रहा था, इलेक्ट्रॉन के बीच के इंटरेक्शन के कारण हो रहा था। और ये क्या होगा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये न्यूक्लियस है जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में इंटरेक्शन के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि जो एन क्वांटम न्यूक्लियस की वैल्यू है, क्वांटम न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू जो आई है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। और डेल एम की वैल्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंट की डेल एम की वैल्यू 0 या +-1 होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए ये कंडीशन है। थ्योरी क्या है इसमें कि क्वाड्रुपोल, यदि किसी न्यूक्ली में एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, देखो आई क्या है यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, कोणीय संवेग की क्वांटम संख्या, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ग्राउंड स्टेट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हो तो इसमें चेंज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन स्पेरिकल होता है। फिर क्या है, इससे न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मोमेंट जनरेट होता है। फिर क्या लिखा है, एसिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में EFG इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, देखो जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रिक फील्ड अपने और चारों ओर जो जनरेट किया है उसी का नाम है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, ठीक है। नया वर्ड दे दिया इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, इसको शॉर्ट में लिखा है EFG, जनरेट होता है तथा ये न्यूक्लियर एनर्जी लेवल को स्प्लिट कर देता है। जब ये EFG न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ है वो अगर जनरेट हुआ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो जनरेट होता है तो वो क्या करता है, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ग्राउंड लेवल में या एक्साइटेड लेवल में उनको क्या कर देता है, और अधिक स्प्लिट कर देता है। अतः हम कह सकते हैं कि जनरेट लेवल फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में तो स्प्लिट होते ही होते हैं, लेकिन जब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रखा है ग्रेडियंट तो ये क्या कर देता है, इसको फर्दर कर देता है, स्प्लिट कर देता है, ठीक है। इस टाइप की स्प्लिटिंग को क्वाड्रोपोल स्प्लिटिंग कहते हैं, यानी 2 से कितने बन जाएंगे, ये 4 बन जाएंगे इस तरह से, तो क्वाड्रोपोल यानी 4, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक कंडीशन ये है, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 है तो नो स्प्लिटिंग होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 नहीं है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट हो रहा है जनरेट तो क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। ये डायग्राम देख लेना। ये सब बात दे रखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 होगा तो क्वाड्रिपल स्प्लिटिंग भी नहीं होगी, और स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा अपने को, सिंगलेट स्पेक्ट्रा मिलेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट हुआ है तो क्या होगा, स्प्लिटिंग भी जनरेट होगी और डबलेट स्पेक्ट्रा मिलेगा अपने को, ठीक है। ये डायग्राम बना रखा है, EFG 0 है, स्प्लिटिंग भी 0 है, तो स्प्लिटिंग 0 है तो सिंगलेट वाला ग्राफ मिला अपने को, ठीक है।
और अगर स्प्लिटिंग हुई, EFG हुई, स्प्लिटिंग हुई तो डबल स्पेक्ट्रा मिलेगा। ये देखो, ये 1 और 2, ठीक है। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ तो इसका डायग्राम है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के बाद का डायग्राम है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिटिंग हो जाएंगी इसमें। फिर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की प्रेजेंस और एब्सेंस सब 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगा, लिगेंड सिमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री। लिगेंड सिमेट्री 2 टाइप की होगी, एक्सियल सिमेट्री और स्पेरिकल सिमेट्री। एक्सियल सिमेट्री किसमें होगी, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल को छोड़कर जितनी भी ज्योमेट्रीज हैं उसमें सब में एक्सियल सिमेट्री पाई जाएगी। और स्पेरिकल सिमेट्री किसमें, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में। इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री 2 टाइप की फेयर होती है, एक्सियल सिमेट्री और स्पेरिकल सिमेट्री। When the orbital are not symmetrically filled, यानी कि सिमेट्रिकल फील्ड नहीं होंगे तो उसमें एक्सियल सिमेट्री होगी। When the orbital are symmetrical filled होंगे तो उसमें क्या होगी, स्फेरिकल सिमेट्री होगी। उसके बाद ये एफिशिएंट 6 का एग्जाम्पल ले रखा है। इसमें देखो क्या है, ऑक्टाहेड्रल है और साथ में क्या है, सिमेट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ग्रेडियंट है वो 0 होगा और सिंगलेट स्पेक्ट्रा मिलेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि ये सिमेट्रिक है, T2G6 और EG0, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जेनरेट, अगर जनरेट हुआ तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल और T2G4 और EG2, तो यानी ये एसिमेट्रिक होगा, एसिमेट्रिक फील्ड। देखो सिमेट्रिक फील्ड में तो देखो कैसे हो रखा है, इसमें देखो सिमेट्रिक फील्ड कैसे पता चलेगा और एसिमेट्रिक फील्ड कैसे पता चलेगा। इसमें देखो तीनों के तीनों कैसे हैं, कपलिंग में पाए गए हैं, ठीक है ना, तीनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, कपलिंग में पाए गए हैं। और एसिमेट्रिक यानी कि इसमें एक तो कपलिंग में है, बाकी सारे ये सिंगल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये एसिमेट्रिक कंडीशन हो गई। तो एसिमेट्रिक कंडीशन हो गई यानी कि क्या होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट होगा, ठीक है। अगर देखो कंडीशन क्या लगी है, अगर ऑक्टाहेड्रल तो है लेकिन क्या है, सिमेट्रिक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑक्टाहेड्रल तो है लेकिन एसिमेट्रिक है, तो यानी कि उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट होगा, डबल स्पेक्ट्रा अपने को मिलेगा। इसका थर्ड है मैग्नेटिक इंटरेक्शन, जिसको न्यूक्लियर जीमान स्प्लिटिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। ये वाली क्वेश्चन आ जाता है ये शॉर्ट में, ठीक है, 1 नंबर में या 2 नंबर में आ जाते हैं आपके क्वेश्चन। न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड और न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के साथ। अब इसमें किस किस के बीच में होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसके बीच में, और न्यूक्लियस मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में, यानी न्यूक्लियस क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट कुछ पाया जाता है न्यूक्लियस में भी, उसके साथ में इंटरेक्शन होगा। यह इंटरेक्शन न्यूक्लियर लेवल की डीजेनरेसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर क्या है, नंबर ऑफ लेवल जो है न्यूक्लियस की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर I पर डिपेंड करता है। यदि I न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 2I+1 हो तो लेवल प्राप्त होते हैं। यह इंटरेक्शन ओनली तभी होता है जब डेल I की वैल्यू क्या हो, 0 और +-1 हो, ठीक है। ये इंटरेक्शन कब होगा, जब डेल I की वैल्यू हमेशा 0 या +-1 हो, तभी हो सकता है ये इंटरेक्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं, ये यूनिट कंप्लीट करवा देंगे, 3rd यूनिट।